चलो कल के क्लास का एक बार रिवीजन कर लो। शांत हो जाओ पहले। चलो कल हम लोग पढ़े थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। घर में जाके लिख लिए सब लोग। पीडीएफ मिला था ना। ग्रुप में किसका नंबर ज्वाइन नहीं है अभी भी? आज आए हो क्या? पहला क्लास है ना, ठीक है ना। लास्ट में देना नंबर, ठीक है, ऐड हो जाएगा। जितना भी क्लास में अभी बताया जाएगा उसका आपका पीडीएफ कैसे लिखना मिल जाएगा। और उसी पीडीएफ में नक्शा वगैरह भी बने रहता देखे होगे। वैसी नक्शा भी आपको रेडी करना होता है, ताकि भारत भूगोल का जो क्लास है बिना नक्शा से कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है सबका? मतलब जैसे पीडीएफ भेजा वैसे ही आपको लिखना है। कुल मिला के ये है। यहाँ बैठ के केवल अपन को उसको अच्छे से याद करना है, ताकि कभी भी अपन एग्जाम में जाए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। समझ आ पा रहा है? तो देखो, जब हम पढ़ रहे हैं क्लास में तो सबसे पहला चीज तो क्लास में एक बार आपको पूरा याद हो जाएगा। घर में एक बार जाके लिखोगे उसी चीज को तो दोबारा रिपीट होगा। और एक बार आप लोग जो वीडियो डलता है खाली टाइम में उसको देख लिया करो। बस आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं छूटेगा फिर। समझ आ पा रहा है? बस 3 काम जब बोल रहा हूँ उसको अच्छे से करना है। समझ आ पा रहा है? यहाँ पढ़ाया जाएगा तो एकदम ईमानदारी से उस चीज को आपको बताना रहता है। और लिखना है, फिर जाके एक बार वीडियो देख लेना है। और भविष्य में जब इसी टॉपिक का टेस्ट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसको आपको दिला दिला के अपना प्रैक्टिस करना है। आया समझ में? तो मतलब एक ही चीज को अपन देखो 4 बार अपन कवर कर रहे हैं। कितना बार कवर कर रहे हैं? 4 बार। तो वो चीज आपसे कभी नहीं छूटने वाला। और एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। समझ आ रहा है? बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार बस पढ़ते हैं और चले जाते हैं। समझ आ रहा है? जिसके कारण क्या होता है कि क्वेश्चन एकदम कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है तो गलत बन जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, 4 बार उस एक ही चीज को पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। समझ आ रहा है? तो आपसे एकदम कंठस्थ भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना। चलो तो कल जो पढ़े थे अपन उसको देखो ध्यान से। हिमालय को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? कितना भागों में? 4। सबसे पहला सबसे पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ठीक है ना। पंजाब हिमालय कौन कौन से नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज। ठीक है ना। कुमायूं हिमालय किसके बीच में? सतलज और काली। क्लियर है? तीसरा अपन देखेंगे कुमायूं हिमालय, सॉरी नेपाल हिमालय किसके बीच में? काली और तीस्ता। असम हिमालय किस नदियों के बीच में? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है सबका? बस ऐसा एक पहला क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपको कोई क्षेत्र देगा और पूछेगा कि वो किस में आता है। समझ आ रहा है? और सबसे अधिक बार मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है। क्या बोला मैं? माउंट एवरेस्ट। तो बताओ माउंट एवरेस्ट कौन सा हिमालय? कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय में मिलेगा आपको। क्लियर है सबका? हाँ है ना। फिर आपको बोलेगा जैसे काराकोरम पर्वत, क्योंकि वहाँ K2 है अपने यहाँ, तो वो कौन से हिमालय में आता है? तो पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? क्लियर है सबका? डल झील उलर झील भी किस में आता है? पंजाब। ठीक है ना। केदारनाथ किस में आता है? कुमायूं में। किस में आता है? कुमायूं में। नामचा बारवा किस में आएगा? असम में। नामचा बारवा असम में। क्लियर है सबका? पूर्वांचल हिमालय पूरे असम में, जो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। हाँ है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बता दो। 8,850, 49 है ना। ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है ये हिमालय के किस ओर है? दक्षिण में। हिमालय के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। कौन कौन सी नदियां? पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा, और तीसरा, और इनकी सभी सहायक नदियां। और ये इसी से क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही अधिक पाया जाएगा क्योंकि मैदानी इलाका है। उत्तर भारत का मैदान कितने राज्यों में फैला हुआ है? कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। ठीक है। पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, ठीक, छठवा झारखंड, सातवां सातवां पश्चिम बंगाल, आठवां आठवां असम। तो नदियों के हिसाब से हम
उत्तर भारत के मैदान को 3 ही नामों से बांट सकते हैं नदी के हिसाब से, और मेन नदी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। तो नदियों के हिसाब से उत्तर भारत को जो मैदान है वो कितने नदी के हिसाब से बटेगा? 3। पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु का मैदान। किसका मैदान? दूसरा में गंगा का मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से सिंधु का मैदान ज्यादा खास है, और सबसे बड़ा मैदान बोलेगा तो गंगा का मैदान है। सबसे बड़ा मैदान गंगा का मैदान मिलेगा आपको। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो देखते जाते हैं, आराम से उसको समझना है और उसको याद करते हुए अपन चलेंगे। क्लियर है सबका? चलो देखो, सबसे पहले यहाँ क्या बताया गया है। चलो, सिंधु का जो मैदान है, सिंधु का मैदान जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है बोलेंगे तो सिंधु और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है कुल मिला के। और मुख्य रूप से हम बात करें तो सिंधु के मैदान के अंतर्गत टोटल कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको आपको समझते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हमारा नदी है ऊपर में, ये जो हरे रंग का दिख रहा है, कौन सा रंग का? ये कौन सी नदी है बताओ? ये है सिंधु नदी। कौन सा नदी? और सिंधु नदी के नीचे ये वाला जो दिख रहा है वाला, ये है आपका कौन सा नदी? जल्दी बताओ। चीनाब कैसे होगा? झेलम होगा ना। देखो, अगर हम बात करें सिंधु के जस्ट नीचे कौन कौन सी नदियां का एकदम लाइन से क्रम होता है, तो उसके लिए एक लाइन अपन ध्यान रखते हैं जिसको बोलते हैं झेची राउस। कैसे पढ़ेंगे? ये क्या लिखा है जल्दी बताओ। ये जो सिंधु नदी के नीचे लाइन से जो नदियां हैं उसका एक क्रम है। समझ आ पा रहा है? कैसे याद करते हैं? झेची राउस। फिर से बोलो, झेची राउस। तो झे से आता है झेलम, झे से ची से चिनाब, र से रावी, र से आधा व से व्यास, आधा व से, और स से यही सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। और एक एग्जाम में यदि क्रम आता है, सिंधु की सहायक नदियों का क्रम जमाइए, तो इसी क्रम से जमाना होता है। समझ आ पा रहा है? कैसे याद करेंगे? झेची राउस। कैसे याद करेंगे? तो इसके ऊपर में कौन सा नदी मिलेगा? सिंधु नदी। कौन सा नदी? तो लाइन से सब नदी जमा हुआ है, देख लो। पहला हमारा सिंधु नदी, उसके नीचे ये वाला झेलम, ये वाला रेड कलर का चिनाब, ये वाला रावी, ये नीचे आपका व्यास जिसकी लंबाई यहाँ कम दिख रहा है, और बाहर से निकल के आ रहा है पूरा सतलज। कौन सा नदी है? सतलज आपको मिलेगा। तो लाइन से सब नदी जमे हुए हैं। बस आपको देखना है, 2 नदियों का बीच का जो क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है दोआब। क्या कहलाता है? दोआब का मतलब समझ जाओगे क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। तो ये हमारा जो पूरा मैदान है वो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी पूरा बनाया है। हाँ है ना? तो कौन कौन से नदियों के बीच को क्या क्या नाम से जानते हैं उसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो देखो इधर ध्यान से। तो यहां देखेंगे सिंधु नदी और झेलम नदी, कौन कौन सा बता दो? सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सिंधु सागर का मैदान। क्या बोलते हैं? बस सीधा आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा सिंधु सागर का मैदान किन नदियों के बीच का मैदान होता है। समझ आ रहा है? तो क्या बताओगे? सिंधु और किसके बीच में? झेलम। सिंधु और झेलम। फिर अपन देखेंगे झेलम और चिनाब के बीच में, किसके किसके बीच में? झेलम और चिनाब के बीच में जो मैदान होता है, यह जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं चाज दोआब। क्या बोलते हैं? चाज दोआब। नाम से स्पष्ट नाम भी मिल जाएगा। कौन कौन सा? चिनाब, झेलम। अपन याद करने की दृष्टि से अपने हिसाब से किए हैं, झेलम और चिनाब। हाँ है ना? लेकिन इसको क्या नाम से जानते हैं? चाज दोआब। क्या बोलते हैं? तो नाम सीधा आपको एग्जाम में देगा, चाज दोआब क्या है? तो क्या बताओगे? इसी के हिसाब से बताएंगे तो ही बता सकते हैं। चिनाब और झेलम के बीच, समझ में आ रहा है? जो मैदान है उसी को बोलते हैं चाज दोआब। क्या बोलते हैं? फिर उसके नीचे आएंगे तो चिनाब और क्या मिलेगा? रावी। चिनाब और क्या मिलेगा? तो चिनाब और रावी के बीच को बोलते हैं रचना दोआब। क्या बोलते हैं? देखो, र से रावी और चना से चिनाब, चना से, तो दोनों को मिला क्या हो जाएगा? रचना। ये एग्जैक्ट नाम भी है, रचना दोआब करके। समझ आ पा रहा है? चाज दोआब, रचना दोआब, ये सब क्या होता है? क्लियर सबका? तो रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र? जल्दी बताओ। रावी और चिनाब। क्लियर है सबका? फिर अपन आएंगे रावी और व्यास। क्या बता दो? रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है
उसको बोलते हैं बारी दोआब। क्या बोलते हैं? बारी दोआब। ब से ब्यास बोलते हैं, वहां ब्यास, समझ आ रहा है ना? हम लोग ब्यास भी बोल देते हैं, तो व्यास को ये और क्या बोल सकते हैं? ब्यास। तो ब्यास, और र से क्या आएगा? रावी। र से क्या आएगा? तो नाम उसमें आपको दिख जाएगा। तो कौन सा दोआब है ये? बारी दोआब। क्लियर है सबका? फिर इसके नीचे आएंगे तो व्यास मिलेगा और क्या मिलेगा? सतलज। ब्यास और सतलज, तो उसको बोलते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। मतलब ब से क्या आएगा? ब्यास, और आधा सत से सतलज, तो उसको दोनों मिला के नाम क्या रखे हैं? बिस्त दोआब। तो यहां तक का मेन होता है, बाकी आपको नाम बस याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, तो सिंधु सागर का मैदान क्लियर है सबका? कौन कौन से नदी के बीच बताओ, इसको देख के बताते जाओ। सिंधु और झेलम। चाच दोआब, झेलम और चिनाब। रचना दोआब, चिनाब और रावी। बारी दोआब, रावी और व्यास। बिस्त दोआब, व्यास और सतलज। तो ऐसे लाइन से नाम जमाना, उसी से मिल जाएगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। क्रम जमाने बोलेगा, जमा लेंगे। चलो, सबसे पहला बताओ। सबसे पहला, दूसरा, दूसरा में चिनाब, तीसरा रावी, चौथा, पांचवा। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? तो ये है हमारा सिंधु सागर का मैदान। कौन सा मैदान है? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो, आगे बढ़े। कुछ बोलोगे कि सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता क्या पढ़ने में? थोड़ा जल्दी आया करो, पीछे कैसे लेट हो जा रहे हो? क्लास लेट आओगे तो नौकरी भी लेट होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है नहीं? क्योंकि हर एक चीज को यहाँ समझना है, तभी कुछ हो पाएगा ना। बिना समझे कुछ पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। समझ आ पा रहा है? इसलिए आराम से बैठ के समझना है, और घर में जाकर पूरा मेहनत करना है। कॉपी वगैरह बना लिए? हाँ है ना? बन गया? किसका नहीं बना अभी तक? नहीं बना है? बना लेना, और जहां से आप लोग पढ़े वहां से लिखना चालू कर देना, और समय मिलेगा तो पीछे का भी लिख लेना। समझ में आ रहा है? आज कौन सा चौथा क्लास है क्या? 3 ही क्लास मात्र हुआ अभी तक, चौथा नंबर का भी क्लास चल रहा है, तो ज्यादा हुआ ही नहीं है। समझ आ पा रहा है? चलो आगे बढ़े। चलो, दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा मैदान आएगा? गंगा का मैदान। कौन सा मैदान है? तो गंगा के मैदान के बारे में देखो क्या क्या याद रखना है। तो ये जो है गंगा का मैदान कौन बनाता है? तो गंगा नदी और उनकी सहायक नदियां दोनों मिलके क्या तैयार किया है? गंगा का मैदान बना है। पूरा उत्तर क्षेत्र का जो मैदान है, मतलब उत्तर भारत के जो मैदान हम देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा गंगा और उनकी सहायक नदी बना के गया है। क्योंकि इधर की नदियां तो पाकिस्तान में चले जाएगा, है ना? इधर आपका ब्रह्मपुत्र तो केवल इधर ही बस बना के जाएगा, असम अरुणाचल तरफ। समझ में आ रहा है? बीच में जो पूरा क्षेत्र बचा वो किसका हिस्सा आता है? गंगा का। किसका आता है? तो भारत में, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मैदान बनाया कौन? गंगा और उनकी सहायक। बाकी दोनों तो दूसरे दूसरे देश में बहते हैं ज्यादा। आया बात समझ में? तो अपन सीधा बता सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर पॉइंट में। भारत का सबसे बड़ा मैदान, तो गंगा के मैदान में टिक लगाना है। समझ आ रहा है? उससे बड़ा मैदान भारत में है ही नहीं। समझ आ रहा है? क्लियर है सबका? तो सबसे बड़ा मैदान कौन सा होगा? और ये कहां से कहां तक फैला है? तो उत्तर प्रदेश से पूरा पश्चिम बंगाल तक। यूपी से कहां तक? पश्चिम बंगाल तक फैला है, याद रखना। मतलब यहाँ पास से अपन यूपी लेके चलते हैं, यूपी क्षेत्र से ये हमारा कौन सा इलाका है? पश्चिम बंगाल। इधर आपको कौन सा मिलेगा? उत्तर प्रदेश। तो यूपी से पूरा कहां तक मिलेगा? पश्चिम बंगाल तक हमको ये मैदान मिलेगा। क्लियर है सबका? और ये जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है वो 3 हिस्सों में बटा है। कितने भागों में? 3। जिसमें से एक को बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं? फिर आता है मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा क्या मिलेगा? निचली गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान कितने भागों में बटा है? 3। कितने भागों में? सबसे पहला ऊपरी गंगा, सबसे पहला। दूसरा मध्य गंगा, दूसरा। और तीसरा निचली गंगा, तीसरा निचली गंगा। समझ आ पा रहा है? चलो, इसमें देखते हैं कि कौन सा। देखो, अगर हम बात करें ऊपरी गंगा का जो मैदान है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से देखने मिलता है उसको भी याद रखना। कभी कभी उसका क्षेत्र भी दे देता है, ठीक है ना? कौन कौन से स्टेट में हम उसको कवर कर सकते हैं। ऊपरी गंगा का जो मैदान है, जैसे कि यहाँ कुछ नक्शापन देखते हैं, पहले उस नक्शे में फिल करेंगे।
कि ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो कौन कौन से राज्यों में आता है, ठीक है। चलो, वॉलपेपर रख लिए सब लोग, मोबाइल चेक कराओ पहले। जिला राज्य पता होना चाहिए ना। ये कौन सा राज्य है बताओ, ये वाला बिहार, ये इधर पश्चिम बंगाल। तो ये सब पता होना चाहिए कहाँ पास गली वली में क्या क्या है, ठीक है नहीं, मतलब समझ रहे नहीं नक्शा के हिसाब से। हाँ है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन आते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, क्योंकि देख लो ये हमारा यूपी क्षेत्र है, कौन सा इलाका है, यूपी, ये वाला बिहार, ये झारखंड, और ये कौन सा है, तो हम मेन यूपी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक मेन अपन लेके चलते हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये हमारा एरिया है, पश्चिमी एरिया, कौन सा एरिया है, ये इधर पूरी इधर पश्चिम है ना। तो यूपी के कौन सा क्षेत्र मिला बता दो, पश्चिमी एरिया। तो पश्चिमी एरिया में है आपका मुख्य रूप से अपन बता सकते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, जो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में है। क्योंकि गंगा का मैदान कितने भाग में बटा है, तीन भागों में, कितने भागों में, तीन। इसमें सबसे पहला क्या है, तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो कहाँ है बोलेंगे तो क्या बताओगे, पश्चिमी, मतलब क्या, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, क्लियर है तक सबका। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य गंगा में, किस में आएंगे बता दो। तो मध्य गंगा देखो कहाँ तक कवर है, ये हमारा यूपी का पूर्वी क्षेत्र है, यूपी का क्या बता दो, अरे बिहार का थोड़ा पश्चिमी क्षेत्र, बिहार का कौन सा क्षेत्र है, तो ये दोनों मिलके बनाएगा मध्य गंगा, क्या बनाएंगे, मध्य गंगा, क्लियर है सबका। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, समझ आ रहा है, पूर्वी क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बिहार, ये क्या कहलाता है बता दो, मध्य गंगा, क्या कहलाएगा, मध्य गंगा, क्लियर है सबका। इसके बाद आता है हमारा कौन सा क्षेत्र, निचली गंगा। तो निचली गंगा में देख लो ये हमारा कहलाएगा पूर्वी बिहार, क्या कहलाएगा, और यहाँ से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक है। झारखंड को हम कवर नहीं कर रहे इसमें, ठीक है ना, समझ आ पा रहा है, क्योंकि इतना ही दिया है बुक में। चलो, तो ये हमारा देख लो, निचली गंगा जो है, निचली गंगा का जो मैदान है, पूर्वी बिहार क्या बताएंगे, और पूरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र ले लेंगे, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो, तो फिर से बता दो, गंगा का मैदान कितने भागों में, तीन भाग, पहला, पहला, दूसरा और तीसरा। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समझ आ रहा है, हाँ है ना। मध्य गंगा पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, समझ आ रहा है। निचली गंगा पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, क्लियर है यहाँ तक सबका, हाँ है ना। तो ये डाउट, ये लाइन सबको क्लियर है। इसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, कौन सा मैदान, गंगा का मैदान है, क्लियर है। बाकी ब्रह्मपुत्र के मैदान में कोई खास बात आपको ध्यान नहीं रखना है कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये कौन से राज्य में विस्तृत है, अगर हम देखें तो ये एक ही राज्य हमको दिखेगा, चलो इसमें देखेंगे तो यहां से हमको केवल एक राज्य मिलता है, और वो राज्य कौन सा बता दो, असम। तो ब्रह्मपुत्र नदी या उनकी सहायक नदी द्वारा बनाएगा, और ये वाला जो हमको स्टेट दिख रहा है ये वाला पूरा, ये कौन सा स्टेट है, असम, कौन सा स्टेट है, असम वाला, क्लियर है सबका। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पाया जाता है, बस यही हमारा खास बात है, क्लियर है सबका। पहले हम देखें सिंधु का मैदान, जिसमें पांच या छह प्रकार के अपन जगह देखे, फिर आया गंगा का मैदान जिसमें तीनों अपन कैटेगरी पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट हम क्या आता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कौन से राज्य में है, असम में है, कहाँ बता दो, असम, क्लियर यहाँ तक सबका, हाँ है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा मैदान का विभाजन, जो प्रादेशिक दृष्टिकोण से या नदियों के हिसाब से हम बता सकते हैं, आया बात समझ में, हाँ है ना। चलो, अब मैदान का देखो कुछ क्वेश्चन आपको जो देगा वो देगा आपका मैदान की, मतलब मैदान की दृष्टि के आधार पर इसका जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो कैसे कैसे बांट सकते हैं उसको याद रखना, समझ आ पा रहा है। तो देखना इस नक्शे को समझना, उसके हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, तो ये देखो ये हमारा मान लो हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है, क्योंकि
उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? कुछ कुछ नीचे तरफ से भी जाएगा, लेकिन हिमालय से ज्यादा निकलता है। आ रहा समझ में? तो अब हिमालय पर्वत से नदी निकलता है इस प्रकार से। तो नदी सबसे पहले स्टार्टिंग में उसका ऊंचाई ज्यादा है तो गति तेज होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई जितना ज्यादा उतना नदी की गति तेज होता है। तो ये पहाड़ों से जब निकलता है तो नदी की गति तेज होता है। तो पहाड़ से जब निकलते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को अपने साथ बहा के लाते हैं और उसके नीचे इलाके में छोड़ देते हैं। बात समझ आ रहा है? तो नदियां जो है पहाड़ों से जब निकलते हैं तो अपने साथ पत्थरों को भी बहाते हैं। आया समझ में? लेकिन जब तब तक बहा पाते हैं जब तक उनके पास स्पीड है। जैसे स्पीड खत्म हुआ तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ जो पत्थर निकला वो उसके नीचे इलाके में जाके जमा हो जाता है। हाँ है ना? और इसके ऊपर में क्या होता है कि थोड़ा सा अपन देखें तो यहाँ पास ऊपर में मिट्टी वगैरह भी जमा हो जाता है। पत्थर तो नीचे आ गया, ऊपर में और क्या जमा हो गया? मिट्टी वगैरह जमा हो गया। हाँ है ना? तो ऊपर तो मिट्टी जमा हो गया, लेकिन जो नदी है, नदी कैसे बहेगा? तो नदी जो होगा अब ऊपर पत्थर ला के छोड़ चुका है, ऊपर में हल्का मिट्टी या ठोस आकृति बन चुका है जहां रहने के लिए भी जगह बन जाता है। और नीचे से पानी जो है अब जो ऊपर से जा रहा था अब वो नीचे से जाना चालू कर देगा, इसके नीचे इलाके से जाना चालू कर देगा। तो ऊपर में यहाँ रहेंगे और नीचे से पानी जाते रहता है, तो पानी का आवाज आते रहता है और ऊपर में रह भी सकते हैं। तो ऐसा क्षेत्र को बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। समझ आ पा रहा है? तो भाबर प्रदेश क्या है? तो बड़े बड़े पत्थर वाला जो इलाका होता है। समझ आ रहा है? ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। जो पर्वतों या हिमालय पर्वत के सबसे पहला हिस्सा होता है, मतलब हिमालय पर्वत से अपन नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? भाबर प्रदेश। क्या मिलेगा? अब पत्थर को यहाँ छोड़ चुका है, लेकिन पत्थर को छोड़ने के बाद ये नदी जब आगे बढ़ा तो अपने साथ ये मिट्टी बहुत सारा लाया रहता है अपने साथ है, क्योंकि पत्थर को तो यहाँ छोड़ चुका है। तो मिट्टी लाने के कारण यहाँ पास का जो इलाका है पूरा ये, उसके बाद मिलेगा आपको दलदला क्षेत्र। क्या मिलेगा? पूरा दलदला इलाका मिलता है पूरा, जिसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं? तराई। आ रहा समझ में? तो पहाड़ से जैसे हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? भाबर प्रदेश। क्या मिलता है? भाबर प्रदेश के बाद क्या मिलेगा? तराई प्रदेश। क्या मिलता है? तराई प्रदेश का मतलब दलदला इलाका, जहां मगरमच्छ, घड़ियाल, मच्छर के प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, जहां पूरा दलदला क्षेत्र होता है। तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं? तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं? अब आगे नदी बहेगा तो नदी क्या करता है? अब नदी तो कईयों लाखों सालों से बहते रहते हैं पीछे से, तो अपने साथ मिट्टी ला ला के जमा कर देता है। तो ये जैसे नदी बह रहा है यहाँ पास, तो नदी के जस्ट आस पास का जो इलाका है, नदी के क्या बोला मैं, यहाँ मिट्टी लगातार बदलते रहता है और यहीं का मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रहता है, नदी के जस्ट आसपास वाला। तो उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर का मैदान या खादर प्रदेश। समझ आ पा रहा है? है ना? जो लगा नदी के एकदम करीब में रह गया, नदी बह रहा है बीच से मान लो इधर से, और नदी के एकदम क्या है बता दो, आसपास के जो मैदान होते हैं उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? और नदी क्या होता है, बहुत सालों पहले मिट्टी लाके दूर दूर में छोड़ चुका है, लेकिन अभी बह कहीं और रहा है। समझ आ रहा है? तो ये जो नदी से दूर स्थित जो मैदान है, नदी से क्या बोला मैं, दूर स्थित मैदान दिख रहा है, इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। आ रहा समझ में? हाँ है ना? तो खादर बांगल क्रिया की नहीं, जल्दी बताओ। नदी के एकदम करीब में है तो, नदी के करीब में है तो, क्योंकि वहां उसमें खाद की मात्रा ज्यादा होता है। किसकी मात्रा? और उपजाऊ भी ज्यादा होगा, इसलिए खाद के मात्रा की वजह से बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? आ रहा समझ में? और नदी से एकदम दूर है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बांगर। तो दोनों में उपजाऊ कौन होगा ज्यादा? खादर। हाँ है ना? और ये लगातार चेंज होते रहता है। हाँ है ना? लगातार क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। तो इसी को बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र बांगर। जलोढ़ का मतलब, जलोढ़ जो मैं बोल रहा हूं यहां पास, जलोढ़ का जो अर्थ होता है जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी। क्या बोला मैं? जैसे कोई क्षेत्र है और जल के द्वारा यहाँ मिट्टी को ला ला के छोड़ दिए तो इसको बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलेंगे? जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो फिर से पहले नाम अपन को देखते हैं।
उत्तर भारत का जो मैदान है प्रादेशिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बटा है? 4। कितने भागों में? 4। सबसे पहला भाभर, सबसे पहला, दूसरा तराई, दूसरा, तीसरा खादर बोलो, तीसरा, और चौथा में तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे लिखा गया नीचे का। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो कुछ कुछ खास बात अभी जो पढ़े उसी समझ भी लेते हैं क्या अपन लिखे हैं। तो भाबर के बारे में क्या क्या समझे बताओ। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाले मैदान होता है। भाबर प्रदेश में क्या अदृश्य हो जाता है? क्योंकि नदी कहाँ से बहते रहता है? नीचे से, तो दिखेगी नहीं नदी। ऊपर में जगह, नीचे में नदी बह रहा है, बढ़िया आवाज आते रहता है एकदम नदी का, झरझर झरझर वाला, समझ रहे हो नहीं? तो नदी बहते रहता है। क्लियर है सबका? और नदियां जो है पत्थर के नीचे से बहता है, यही चीज को अभी बताया हूँ। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो फिर इसके बाद अपन देखे थे कौन सा क्षेत्र है? तराई। उसके जस्ट आगे क्या मिला था? तो तराई के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों का ये दलदला क्षेत्र होता है। क्या होता है? और यहाँ मच्छर वगैरह, अच्छा एक मिनट, ये क्या है? मगरमच्छ, मच्छर, घड़ियाल, ये सब खतरनाक जो प्राणी है, समझ में आ रहा है? वो सब कहाँ मिलेगा आपको? तराई में। कहाँ मिलेगा? और यही पास आपको वन भी देखने मिलेगा, साल वन। कौन सा वन? साल वन। बहुत साल वन वाला जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र में देखने मिलता है। जैसे नेपाल वाले एरिया में तराई मिलेगा, हिमालय के जस्ट नीचे का एरिया तराई वाला ज्यादा होता है। जहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? कौन सा वन? साल वन। मगरमच्छ किधर मिलेगा? तराई क्षेत्र। साल वन में कौन बोल रहा है? मगरमच्छ कहाँ मिलेगा? तराई में। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो तराई के आगे हम देखते हैं, अगर दूर का देखेंगे तो बांगर पहले आ जाएगा, और पास में जाएंगे तो क्या मिलेगा? खादर। तो बांगर पहले देख लो, नदियों से दूर होना चाहिए। तो नदियों से दूर स्थित मैदान को क्या बोलते हैं? बांगर। और ये नदी द्वारा ही मिट्टी को लाया गया है और वो मैदान को बनाया गया है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? तो ये होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। क्या होता है? जो बहुत पहले उड़ा के गया है। समझ में आ रहा है ना? मिट्टियों को क्षेत्र में। क्लियर है सबका? और ये क्या हुआ है? अतीत काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है। अतीत काल मतलब बहुत पुराना समय में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होता है वही हमारा कहलाता है बांगर। क्या कहलाता है? बांगर। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? इसके बाद हम क्या देखे थे? खादर। खादर का खास बात क्या है? नदियों के आसपास का क्षेत्र होगा ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जो हर प्रतिवर्ष ये चेंज होते रहता है। प्रतिवर्ष क्या होते रहता है? ये प्रतिवर्ष इस क्षेत्र की मिट्टी क्या होती रहती है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र यही होता है। कौन सा क्षेत्र आपका? खादर। सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र, क्योंकि हर साल नया आपका खाद, ह्यूमस सब नया आते जाता है, तो उतना ही अधिक क्या होते जाता है? ये उपजाऊ होते जाएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? तो ये है आपका उत्तर भारत का मैदान का दृष्टि के आधार पर वर्गीकरण। समझ आ पा रहा है? एक हम नदियों के हिसाब से बांटे थे। किसके हिसाब से? तो नदी के हिसाब से कितना देखे थे? 3। कौन कौन सा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? और ये है बनावट की दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा पत्थर वाला, फिर दलदला वाला, फिर बोल सकते हैं नदियों से दूर स्थित वाला, और नदियों के पास वाला। क्लियर सबका? हाँ है ना? तो ये हमारा हो गया उत्तर भारत का मैदान खत्म। कौन सा बता दो? 2 टाइप से पढ़ते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन बांगर खादर से ही आता है ज्यादातर। समझ आ रहा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये सब क्या है, इसी को एग्जाम में ज्यादा टारगेट करते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो तो अभी तक हम लोग जो समझे हैं उसको देखते हैं क्या क्या अपन। चलो अब आते हैं अपन प्रायद्वीप में। कहाँ थे, क्या देखेंगे बता दो? प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है उसमें आते हैं। चलो प्रायद्वीप से पहले पूछ रहा हूँ, उसको बताते जाना जब तक कि ओपन हो जाएगा अपना। चलो चाज दोआब कौन से नदी के बीच में है? जोर से बोलो। देखो चाज बोला तो नाम मिल जाएगा आपको। झ से क्या आएगा? झ से रचना दोआब, बारी दोआब, व्यास और
बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज, ब्यास और सिंधु सागर का मैदान। अब सिंधु सागर ऐसा मत बोलना, सिंधु नदी और झेलम नदी, सिंधु नदी और सिंधु की कितनी सहायक नदियां? 5। ट्रिक है, बताओ क्या चीज? झेची रावस, कैसे याद करेंगे? तो झे से, ची से, र से, आधा व से, और स से सतलज। भारत का सबसे बड़ा मैदान कहां से कहां तक फैला है? उत्तर प्रदेश से ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन से राज्य में है? कौन सा राज्य में? असम में। क्लियर सबका? निचली गंगा का मैदान का क्षेत्र बताओ। पूर्वी बिहार से पश्चिम बंगाल, समझ आ रहा है? मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी से पश्चिमी बिहार। क्लियर सबका? और ऊपरी गंगा पश्चिमी यूपी, क्या मिलेगा आपको? पश्चिमी यूपी। क्लियर सबका यहां तक? है ना? फिर अपन दृष्टि से देखें, दृष्टि के आधार पर मैदान कितने प्रकार का? 4। नाम बस बता दो। सबसे पहला, जोर से बोलो, भाबर की बाबर? अच्छा बाबर जानते कौन है? कौन है? मुगल वंश का संस्थापक था भाई, अभी नहीं है लेकिन था वो, ठीक है? आ रहा समझ में? चलो, पहले भाबर हो गया। दूसरा में तराई किस प्रकार का? दलदला। तीसरा, तीसरा दूर वाला बता दो, कौन सा? बांगर, पुराना जलोढ़ वाला। और चौथा खादर, मतलब नया जलोढ़, नदी का आसपास। क्लियर है सबका? चलो, तो ये देख लो, हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ऊपर में था पर्वत, सबसे ऊपर में पर्वत के नीचे मैदान, पर्वत के नीचे, और मैदान के बाद हम इधर वाला क्षेत्र देखेंगे जो कहलाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहलाता है? तो अब इस ओर अपन आ रहे हैं नीचे तरफ। क्लियर है सबका? तो पहले प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार के बाद इधर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, समझ आ रहा है? पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय मैदान, इधर अंडमान निकोबार, इधर नीचे आप, इधर आपका अरब, क्या है, सॉरी, लक्षद्वीप वगैरह। समझ आ रहा है? तो ये सबको धीरे धीरे समझेंगे, जहां से मेन क्वेश्चन, मतलब भारत भूगोल का मेन चीज अब यही है। इसको जो समझ लिया, मतलब भारत भूगोल का अधिकांश चीज समझ जाता है। क्लियर है? बाकी तो फिर आगे टॉपिक वाइज आते जाएगा, मिट्टी, नदियां, परिवहन। समझ में आ रहा है? तो आसानी से समझ आएगा। मेन समझने वाला चीज अभी जो कर रहे हैं वही है। क्लियर है सबका? चलो, तो प्रायद्वीपीय पठार किस क्षेत्र को बोलते हैं? क्लियर है सबका? किसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, बता दो। तो दक्षिण भारत के जो एरिया दिख रहे हैं, जो आपको नक्शे में इस प्रकार से, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। मतलब प्रायद्वीपीय पठार सुनते दिमाग में ये चित्र आना चाहिए। क्लियर है सबका? है ना? इसके ऊपर मैदान है और मैदान के ऊपर में हिमालय है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, तो अब समझते हैं प्रायद्वीपीय जो पठार के बारे में, समझते हैं कि इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्लियर सबका? समझने से पहले कुछ स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आया कहाँ से है, ठीक है? तो जैसे अपन बात करें विश्व में जो ग्लोब है उसके आधार पर देखते हैं। चलो, ये जो विश्व का जो ग्लोब है, इसको आप समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ बीच में जो, अगर हम पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो उस वाली लाइन को बोलते हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? जीरो अंश अक्षांश। जीरो अंश क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलते हैं। क्लियर है सबका? और जीरो अंश अक्षांश का क्वालिटी क्या है कि ये पूरे पृथ्वी को उत्तर में और दक्षिण में दो भागों में बांटता है। समझ आ पा रहा है? तो इसको बोलते हैं कुल मिला के भूमि, मतलब पूरा हमारा भूमि जो है पृथ्वी, उसको दो भागों में बांटता है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, क्योंकि पूरे भूमि के मध्य में है, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? भूमध्य। क्या बोलते हैं? पूरा भूमि को, भूमि के एकदम बीचों बीच में खींच दिए हैं। समझ आ रहा है? इसको जीरो अंश अक्षांश बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। मतलब इसी लाइन का नाम क्या है? विषुवत रेखा भी बोलते हैं, है ना? और इसके नीचे का जो एरिया है दक्षिण में, जो हम ले सकते हैं 23.5 अंश, कितना अंश बता दो? इसको बोलते हैं अपन मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो कौन सा रेखा? मकर रेखा। कितने डिग्री में?
23.5 अंश। कितना से बता दो। इसके ऊपर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कर्क रेखा। कौन सा रेखा? ये भी रहेगा आपका 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा रेखा है बता दो? कर्क रेखा। यहां तक क्लियर है सबका? तो हमारा जो प्रायद्वीपी जो भारत है, कौन सा क्या बोल रहा हूँ, प्रायद्वीपी भारत, वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमें कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा हमको कर्क रेखा में। कहाँ मिलेगा? कर्क रेखा वाला। समझ आ पा रहा है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाता है ना, ये तो पता होगा। भारतीय नागरिक हो आप लोग, ठीक नहीं पता है? छत्तीसगढ़ से जाता है कि नहीं कर्क रेखा? जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि नक्शा ही है इसलिए जाता है भाई, क्या करे, ठीक है नहीं। कितने जिले से जाता है अपने छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से वर्तमान में जाता है 4 जिलों से। कितने जिलों से? 4। नाम बताओ। एमसीबी से जाएगा सबसे ऊपर में, उसके बाद कोरिया, कोरिया के आगे सूरजपुर, और उसके बाद बलरामपुर। भारत के दृष्टिकोण से कितने राज्य में? 8 राज्यों से गुजरता है। ये सब सामान्य परिचय जिसको हम लास्ट में देखेंगे, जो याद सीधा रटने वाला चीज होता है। समझ आ पा रहा है? अभी हम केवल क्या पढ़े, पहले समझने वाली चीज को पूरा कवर करेंगे। क्लियर है सबका? तो वर्तमान में हमारा ये प्रायद्वीपी जो पठार है कौन से रेखा में है? कर्क रेखा में। कौन सा रेखा में? कर्क रेखा, या उसके नीचे का इलाका है। पहले ये जो था, धीरे धीरे ये जो क्षेत्र था, ये पहले था आपका मुख्य रूप से मकर रेखा में। कहाँ था बता दो? मकर रेखा में था यही क्षेत्र। ये जो क्षेत्र इधर का जो ये वाला हमारा एरिया कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यहाँ पास का जो हम क्षेत्र बना देते हैं, ये कौन सा महाद्वीप है बता दो? अफ्रीका महाद्वीप। 2 रेखा टच करता है, एक मकर रेखा और विषुवत रेखा। समझ आ पा रहा है? नहीं नहीं, चलो रेखा को अपन बाद में देख लेंगे। क्लियर है तक सबका? तो फिर हल अपन को क्या क्या याद रखना है? अभी केवल भारत भूगोल देख रहे हैं इसलिए बाकी कभी डिस्कस नहीं करते, ठीक है? चलो, ये जो हमारा क्षेत्र दिख रहा है प्रायद्वीपी पठार, पहले अफ्रीका महाद्वीप में था, याद रखना। कौन सा महाद्वीप में? और कौन से रेखा पर था? मकर रेखा। कौन सा रेखा? इधर का एरिया टूट गया अफ्रीका का, और धीरे धीरे उत्तर की ओर गति करने लगा। और यहाँ पास था हमारा पर्वत, सॉरी, यहाँ पास हमारा कौन सा सागर था? टेथिस सागर। और उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र था वहां से जाके वो टकरा के रुक चुका है अभी। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये जो क्षेत्र था पहले, दक्षिण का जो एरिया है, वो पहले कहाँ था हमारा बताओ? मकर रेखा में। और अभी खिसकते खिसकते कहाँ चुका है? कर्क रेखा। और टकराने के कारण यही कौन सा पर्वत बन चुका है? हिमालय पर्वत। ये तो पहले समझ चुके हैं अपन। टेथिस सागर था, उसका मलबा उठकर आगे क्या बन चुका है? हिमालय। तो ये सब चीज अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो इसी चीज को आपको पूछा जाएगा कि इसका जो निर्माण कितना साल पहले हो चुका है। पहले से ये हो चुका था इसका निर्माण, मतलब हिमालय से कईयों साल पहले से बन के रेडी था। हिमालय तो अभी अभी वाला है, ऐसा बता रहे हैं। समझ में आ रहा ना? तो प्रायद्वीपी पठार का निर्माण कितना वर्ष पुराना है? 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हो चुका है। और पहले यह हिस्सा था अफ्रीका में। कहाँ था आपका? और अभी आ चुका है एशिया में। कहाँ चुका है? एशिया महाद्वीप में आ चुका है, टूटने की वजह से धीरे धीरे। हाँ है ना? तो अपन बताएंगे पहले यह क्षेत्र कौन सा रेखा में था? मकर रेखा में। कितना कौन सा रेखा में? और यही जो क्षेत्र जो है मुख्य रूप से अपन देखे यहाँ से, तो हर साल ये धीरे धीरे देखो खिसकते खिसकते पता भी नहीं चलेगा, एकदम तुरंत थोड़ी ना आ जाएगा। कितना करोड़ साल पहले बन चुका था? 1300 से 1600। और हर साल खिसकता है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अभी भी खिसक ही रहा, लेकिन पता थोड़ी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? हर साल कितना खिसकता है? तो सोच लो, 1300 से 1600 करोड़ साल पहले का बात है। हर साल 5 सेंटीमीटर खिसकेगा। तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंच चुका है, ऐसा कहना है मेरा। समझ आ रहा है? तो हर साल ये क्षेत्र कितना सेंटीमीटर खिसकता है? 5 सेंटीमीटर खिसकता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? यह पठार प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसकता है, जिसके कारण यह पठार किससे टकरा गया? टेथिस सागर से टकराया है। ये होने के कारण। समझ आ पा रहा है? और टेथिस सागर में कईयों सालों से पूरा नदियों का मलबा जमा था, वही ऊपर उठ के आज क्या बन चुका है? पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय। ये डायरेक्शन समझ आ रहा है ना? पहले कहाँ था ये? अफ्रीका। धीरे धीरे खिसकते खिसकते अभी का स्थिति यहाँ पास है हमारा। हाँ है ना? रेखा क्लियर है सबका? कहाँ पास कौन सी रेखा होता है? 0 अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी बोलना चाहे।
भूमध्य रेखा के ऊपर में 23.5 में, नीचे 23.5 मकर रेखा, है ना। और ये दोनों रेखा को क्यों बनाया गया, क्यों खींचा गया, तो केवल अपन बता सकते हैं सूर्य के प्रकाश के आधार पर। किसके आधार पर? सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा जहां तक पड़ता है उसको हम लाइन खींच दे कि इससे नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाने वाला, एकदम सीधा लंबवत। समझ आ रहा है ना? तिरछा तो पड़ेगा, तिरछा पड़ने के कारण तो यहाँ पूरा बर्फ जमे रहता है ऊपर और दक्षिण में। समझ आ रहा है ना? उत्तर और दक्षिण में पूरा क्या जमे रहता है? बर्फ। क्योंकि सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? तिरछी। और इस बीच में सूर्य की किरणें लंबवत, सीधा आपको प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा गर्मी लगेगा, और दूर से तिरछा थोड़ा बहुत आ रहा है तो नहीं लगेगा ना। समझ आ पा रहा है? तो ठंडी के समय क्या होता है? सूरज मकर रेखा तरफ होता है। ठंडी के समय में सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा बोले या दक्षिणी गोलार्ध में बोल सकते हैं। इसलिए हमारे तरफ सूरज तिरछा पड़ता है थोड़ा सा, है ना, इसलिए यहाँ ठंडी लगेगा। गर्मी के समय में सूरज किधर होता है? कर्क रेखा तरफ, तो हम लोग को गर्मी लगेगी, इधर लग ठंडी लगेगा। और इधर वालों के लिए तो हमेशा ठंडी है, उधर तो हमेशा तिरछा पड़ना है ना। हमेशा ठंडी किधर रहेगा? कर्क रेखा ऊपर का इलाका बर्फीला, नीचे का इलाका बर्फीला, बीच का क्वालिटी के ऊपर सूरज आना जाना कर रहा है। 6 महीना कर्क रेखा तरफ होता है और फिर 6 महीना मकर रेखा मतलब दक्षिणी तरफ होता है। आया बात समझ में? तो है ना, क्लियर है यहाँ तक सबका? तो सब जलवायु में समझेंगे सब ये क्या होता है, जलवायु पढ़ेंगे तो अच्छे से समझना। आ रहा है तक समझ में? अब देखो जैसे खिसकते खिसकते वो ऊपर की ओर आ रहा था, तो यहाँ पास जो अरब सागर का जो हिस्सा है यहाँ पास, तो जैसे कि कुल मिला कैसे टाइप से अपन बता सकते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा इस प्रकार से आ रहा था, तो ये खिसकते खिसकते ऐसे ऊपर जा रहा था, है ना। तो ये नीचे का जो हिस्सा है वो किसी अंदर समुद्र के अंदर किसी से टकरा गया, ऐसा किस्सा हुआ है। ये जो क्षेत्र है हमारा ऊपर ऐसे आ रहा था, समझ आ रहा ना। तो यही पास का कोई जो हिस्सा है कहीं ना कहीं पास समुद्र के अंदर का किसी जमीन से टकरा गया, एकदम अंदर। समझ आ रहा ना? तो उससे फिर ज्वालामुखी निकलने लगा। क्या निकलने लगा? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कईयों सालों तक बहते रहा अपने यहाँ। समझ आ रहा है? और ज्वालामुखी निकला था अरब सागर से। कहाँ से निकला था? अरब सागर में, महाराष्ट्र के एकदम करीब से निकला था। समझ आ रहा है? तो अरब सागर के जस्ट अरब सागर में महाराष्ट्र के समीप से क्या निकलना चालू हुआ था? ज्वालामुखी, कईयों सालों पहले। समझ आ रहा है? और यही ज्वालामुखी का जो लावा है वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में फैलते गया, है ना। और फैलते गए कई लेयर बना ज्वालामुखी का। और फिर उसका जब ज्वालामुखी मतलब बहना बंद हुआ तो धीरे से इन लोग धीरे धीरे करते करते समय बीतते गया और इधर का आकृति ठोस रूप में बन गया। समझ आ पा रहा है? तो कुल मिला के प्रायद्वीपीय वाले जो पठार है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे निर्मित है? समझ आ रहा है? जब ऊपर खिसक रहा था, हर साल में कितना खिसकता है, तो खिसकते खिसकते आ रहा था तो अरब सागर तरफ कहीं टकरा गया अचानक। समझ आ रहा है? और टकराने के बाद क्या निकलने लगा? तो पूरा ज्वालामुखी कहाँ पास से निकला था? तो महाराष्ट्र के समीप से। तो लगातार लेयर बहते बहते ये कुछ लेयर आपको इधर भी मिल जाएगा, धीरे धीरे सब जगह से फैलते गया। लेकिन सबसे ज्यादा लेयर कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। कहाँ बनेगा? दूसरे तरफ बनेगा लेयर, लेकिन ज्यादा लेयर, लेयर मतलब परत, पहले बहा फिर उसके ऊपर लगातार आपका बिछते गया। तो सबसे ठोस जगह कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। कहाँ मिलेगा? और बाकी सब ये जगह जो है वहां तो ज्वालामुखी का चट्टान वगैरह है लेकिन लेयर कम है। इसलिए देखो झारखंड तरफ भी पहुंचा था लेकिन इधर लेयर कम पहुंचा, और जिधर लेयर कम है वहां से खनिज हम जल्दी निकाल सकते हैं। समझ आ पा रहा है? क्योंकि ज्वालामुखी के चट्टान से ही तो हर प्रकार का खनिज निकलता है, कोयला, लोहा। समझ आ रहा ना? जितने भी खनिज हैं वो सब किस प्रकार के चट्टानों से निकलते हैं? ज्वालामुखी से बने जो चट्टानें होती हैं उनसे। समझ आ पा रहा है? तो इधर अगर मैं खुदाई करूंगा तो बहुत ज्यादा ठोस आकृति है, इतना महंगा पड़ेगा ड्रिल करने में कि उससे उससे ज्यादा तो अपन बगल वाले से निकाल लेंगे, जल्दी मिल जाएगा। समझ रहा ना? मतलब इधर ढलाई ज्यादा हुआ है ढलाई समझ रहे नहीं, और इधर ढलाई क्या हुआ है? कम। तो कम ढलाई है तो जल्दी निकल जाएगा ना। तो इधर से अपन का थोड़ा जल्दी खनिज निकल सकता है। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ से निकलता है? झारखंड में कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार है। तो खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार छोटा नागपुर, क्योंकि यहाँ लेयर कम है और जल्दी हर प्रकार का खनिज वहां मिल जाता है, और लेयर भी कम है, अपने यहाँ भी खनिज निकलता है। तो खनिज पूरा निकलेगा दक्षिण भारत से। कहाँ से निकलता है? उत्तर भारत का क्वालिटी क्या था? नदी मैदान को बना दिया, तो वहाँ खेती किसानी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है?
इधर क्या मिलेगा? खनिज। खनिज क्यों मिलेगा? ज्वालामुखी के कारण। किसी कारण? समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो देखो यहाँ लिखा है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो अरब सागरी प्लेट से टकरा गया। यहाँ पास कौन सा प्लेट है बता दो? अरब सागरी। तो अरब सागरी प्लेट से टकरा गया और क्या निकलना चालू हुआ? क्या निकलना चालू? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के कई परतें बिछने लगी लगातार उस क्षेत्र में, कई लाखों साल तक बहते रहे ना, तो परतें लगातार परतें बिछती गई। तो ज्वालामुखी का जो परत जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलते हैं? तो ट्रैप समझ आता है क्या होता है? ज्वालामुखी के बिछे गई जो परतें होती है लगातार उसको अपन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैप। और ज्वालामुखी जब ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लिया तो उससे जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं? तो दक्षिण भारत में किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट। क्यों है बता दो? क्योंकि यहाँ क्या है, पूरा ज्वालामुखी ही, इधर ज्वालामुखी का जो पूरा लावा जमा फिर ठोस रूप हो गया, उसी के ऊपर हम लोग रह रहे हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? इसलिए जगह जगह आपका खदान मिलते हैं, खनिज निकलेगा, माइंस निकलते हैं। समझ आ रहा ना? क्योंकि पूरा ज्वालामुखी के जो लावा है जगह जगह पर बिछा हुआ है। आया बात समझ में? हाँ है ना? यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े? चलो चलो आगे इसमें लिखा है दक्षिण भारत जो है ज्वालामुखी के ट्रैप से निर्मित है, इसलिए अत्यधिक क्या है? मजबूत, या क्या है बता दो? कठोर। एकदम मजबूत और कठोर एरिया वाला अपन रहते हैं। वही उत्तर भारत में जाओगे थोड़ा झटका पहुंचता है, हल्का भूकंप तो घर वर गिर जाएगा। लेकिन इधर का जो घर बनाएंगे थोड़ा जगह क्या है, एकदम कठोर है। और सबसे ज्यादा कठोर कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। क्या वही पास से निकलना चालू हुआ था, तो पहले ज्यादा लेयर अपन को यही मिलेगा, उसके बाद कम लेयर आसपास के राज्यों में मिलेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, इसी कारण हमें भूकंप का एहसास होता है क्या? लेकिन यहाँ बस यहाँ फोड़ते हैं तो एहसास होता है, ठीक है? एकदम झटका लगता है। दल्ली राजहरम समझ आ रहा है ना? दल्ली राजहरम जो हमारा माइंस है देखिए वो झटका, किसी का मोबाइल वोबाइल गिरा है ऐसी? नहीं गिरा है, गिलास गिरा है। कौन सा वाला? मतलब कुछ रखे थे उसमें तो गिरा, तो नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। क्या थोड़ा महंगा रहता है ना, कुछ डाल के रखे रहते हैं तो खाली गिलास से प्रभावित नहीं होते। उधर गौरव, आपके घर तरफ एहसास होता है भूकंप के झटकों का? अच्छा, नहीं जाता क्या? अच्छा, बीच में मानपुर चौक है करके है क्या? चौक तक है। चलो देख लो इधर, क्लियर है सबका जो बोल रहा हूं मैं? तो सबसे कठोर एरिया हमको कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में। क्योंकि किससे निर्मित है? ज्वालामुखी के लावा से। तो भूकंप का एहसास होना है क्या? और अरब सागर का लावा कहाँ पास से निकलना चालू हुआ था? महाराष्ट्र के पास से निकलना चालू हुआ था। तो महाराष्ट्र में सबसे कठोर चट्टान पाया जाएगा। सबसे कठोर चट्टान कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। क्लियर सब कहाँ तक? आगे बढ़े? चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि ज्वालामुखी का जो लावा का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैल गया। तो अगर अपन देखें तो लाइन से अपन अगर देखते जाएंगे तो ये हमारा कौन सा स्टेट है बताओ? मध्य प्रदेश। और जहां से निकला था वहां देखो, ये हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ऊपर में ये छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड। इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये सब तरफ फैला है। आया समझ में? तो ज्वालामुखी का विस्तार अनेकों राज्यों में होने लगा, जिसमें बता सकते हैं। हाँ है ना? अगर ऐसी लाइन्स देखे तो अपने हिसाब से अपन इमेजिन करके बताएंगे, ठीक है? चलो नक्शे के हिसाब से बताओ। लाइन से अपन ऊपर तरफ से ऐसे आते हुए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या बताओगे? इधर छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये सब जगह क्या फैल गया अपन का? ज्वालामुखी का लेयर। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अच्छा, ज्वालामुखी से निर्मित जो चट्टानें होती है उससे क्या निकलते हैं? तो पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, ये जितने भी खनिज निकलेंगे वो इसी तरफ ही निकलना है। तो खनिजों की दृष्टि से समृद्ध भूमि भारत में तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है बता दो? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में पूरा ज्वालामुखी है। क्या बता दो? ज्वालामुखी की पूरी चट्टानें हैं। और ज्वालामुखी जो चट्टान बनता है उस चट्टान को क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं? और ज्वालामुखी का जो लेयर है एक के बाद एक, उसको बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलते हैं? और दो ट्रैप के बीच से ही तो जो अपन का पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। देखेंगे अरब सागर से निकला है, तो अरब सागर
देखो, अब ऐसे देखने ये मिलता है कि भाई जो लावा है एक तो इधर भी बहेगा, इधर भी बहेगा लावा, है ना। तो इधर भी लावा बहेगा तो समुद्र के अंदर में तो लावा का चट्टान बन जाएगा। तो यही क्षेत्र में आपका मिलेगा मुंबई हाई। क्या मिलता है? जहां से पेट्रोलियम निकलता है। क्या निकलता है? तो उसका भी रीजन यही है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि उसी के करीब से तो ज्वालामुखी निकला है। तो ज्वालामुखी का लेयर समुद्र के अंदर में भी है, चट्टान अंदर भी बना है समुद्र के अंदर। समझ आ पा रहा है? वहीं से ही अपन पेट्रोलियम पदार्थों को निकालते हैं, है ना। तो इसी चीज को अपन को याद रखना है, वो आगे देखेंगे। क्लियर है तक सबका? है ना। देखो यहाँ पर सभी लिखा है, ज्वालामुखी अरब सागर से निकला है, जिसके कारण अरब सागर में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र मुंबई हाई, इसी के कारण वहां से पेट्रोलियम निकलता है, क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी की चट्टानें अंदर में है। आया समझ में? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो बाकी देख लो, इसमें और लिखा है, प्रायद्वीपीय पठार तेथिस सागर से टकराए, जिसके कारण पीछे का भाग क्या हो गया? उड़ गया। जैसे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से ये आ रहा है। अब यहाँ पास कौन सा सागर था? तो जैसे टकराएगा तो पीछे के पास से उड़ जाएगा। जैसे साइकिल चलाए हो, साइकिल दीवार टकराएगा तो पीछे को नहीं उड़ जाता, ठीक नहीं, वैसी टाइप से। समझ आ पा रहा है? तो ये एरिया जैसे ऊपर जा रहा था तो ऊपर का नीचे का क्षेत्र उड़ गया है, इसलिए दक्षिण भारत में ऊंची चोटी नीचे तरफ मिलेगा। समझ आ पा रहा है? कारण समझ पा रहे हो कि जैसे ऊपर जा रहा था टकराया एकदम, तो टकराने के बाद क्या हुआ? ऊपर का जगह फिर सॉरी नीचे का क्षेत्र क्या हो गया? उड़ गया। जिसके कारण जो भी ऊंची चोटी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में ही मिलेगा वो। समझ आ पा रहा है? जैसे कि आप नीलगिरी पर्वत में देखोगे, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी, हाँ, डोडा बेट्टा, क्या नाम है? और इसके नीचे मिलेगा आपको अनाईमुड़ी वगैरह क्षेत्र, अन्नामलाई पर्वत, वो भी सब समझेंगे, अभी केवल नाम समझे रहो। समझ आ रहा है? तो ये सब क्वालिटी पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में ऊंची चोटी क्यों मिलेगा, जल्दी बताओ। क्योंकि जैसे ये खिसक रहा था तो किससे टकराया? ऊपर तरफ तेथिस सागर से, तो पीछे का क्षेत्र उड़ गया, इसलिए पूरा ऊंची चोटी कहाँ मिलेगा हमें? दक्षिण भारत में। ये सब पर्वत वगैरह वैसी बनेगा। आया बात समझ में? है ना। ये जो हम आकृति बताते हैं प्रायद्वीपीय पठार का, कैसे बताएंगे? त्रिभुजाकार। कैसे बताते हैं? त्रिभुज के आकार का हमें दिखता है ना। जिसका एवरेज हाइट कितना लिखा है? 600 से 900 मीटर हाइट है ना। और यह पठार गोंडवाना लैंड के टूटने से उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना है। जैसे कि ये बताया था कि पृथ्वी के फ्रंट में जो क्षेत्र था उसको पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया दो भाग में टूटा था। पेंजिया कितने भाग में टूटा था? ऊपर का हिस्सा था अंगारा लैंड, कौन सा लैंड? और नीचे का गोंडवाना लैंड, नीचे का। तो हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या है? दक्षिण भारत क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बात समझ आ रहा है? या बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कौन से लैंड का भाग है? तो क्या बताओगे? गोंडवाना, ये नीचे तरफ वाला भाग हमको मिलता है। आया बात समझ में? है ना। और प्रायद्वीपीय पठार की जो ढाल है वो कैसे मिलेगा? उत्तर पूर्व, मतलब इस प्रकार से आप ऐसे नदी ऐसे टप से बहेगा। समझ आ पा रहा है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व तरफ बहेगा। ढाल ही नदी को बताएगा, नदी की दिशा ढाल से पता चल जाता है। आया बस समझ में? और इसी प्रायद्वीपीय पठार में कईयों सारे और पठार मिलेंगे। ये खुद तो ऊंचा है और इसी में भी ऊंचा ऊंचा क्षेत्र है कुछ कुछ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार। क्या बोलते हैं? पठारों का पठार के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ की अधिकांश नदी किस दिशा में बहेगा? क्योंकि ढाल ही पूर्व तरफ है से, तो नदी भी किधर बहेगा? पूर्व तरफ बहता है। अधिकांश बोल रहे हैं, सभी नदियां नहीं बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? अधिकांश नदियां किधर बहेगा? पूर्व की ओर बहेगा। समझ आ रहा है? कल यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय का पठार जो है वो 4 भागों में बटा। कितने भागों में? तो इन चारों भागों को कल समझेंगे। और इन्हीं चारों भागों में जैसे इधर अपन देखेंगे अरावली पर्वत, क्या पढ़ेंगे? इधर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग पठार। समझ में आ रहा है? इधर दंडकारण्य पठार। तो हर एक जगह अलग अलग क्षेत्र है, तो उन सभी क्षेत्रों को समझते हुए चलेंगे कि कहाँ क्या क्या है। समझ आ पा रहा है? तो कल हम कहाँ से पढ़ेंगे आगे बता दो? प्रायद्वीपीय पठार से अपन को जो भाग है उसको पढ़ना। एक बार फिर से बता दो, प्रायद्वीपीय पठार पहले कौन सा रेखा में था? कौन सा रेखा में था? हर साल कितना सेंटीमीटर खिसकता है? और अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो क्या निकला? ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी कहाँ पास से निकला? महाराष्ट्र के समीप से। ज्वालामुखी से निकले जो लावा है
उनके परतों को क्या बोलते हैं? ट्रैप। परतों को। और चट्टान बन गया तो बेसाल्ट चट्टान, चट्टानों को। क्लियर सबका? तो दक्षिण भारत का क्षेत्र किससे बना है? ज्वालामुखी के चट्टानों से, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्लियर सबका? सबसे कठोर बेसाल्ट चट्टान कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र के समीप से जो लावा निकला था वो कौन कौन से राज्यों तक फैल चुका था महाराष्ट्र के अलावा? ऊपर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तक। नीचे आएंगे तो इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ तक महाराष्ट्र में तो फैलेगा ही, इसके अलावा इन सब क्षेत्र में भी फैला है। इसलिए दक्षिण भारत में पूरा खनिज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किससे बना है? ज्वालामुखी के लावा से। क्लियर सब कहाँ तक? और उत्तर भारत में क्या मिलेगा? फसल वगैरह। क्या मिलेगा? क्योंकि वो पूरा नदियों के मैदानों से निर्मित है। समझ आ पा रहा है ना? प्रायद्वीपी पठार का कौन सा हिस्सा उठा हुआ है? दक्षिण का, इसलिए ऊंची चोटी कहाँ मिलेगा? दक्षिण में। तो ये सब कॉमन जानकारी है। आकृति कैसे बोलेंगे तो त्रिभुजाकार। तो ये सब चीज आपको लिखना है। आया समझ में? कल हम आगे यहाँ से समझेंगे। क्लियर है सबका? है ना? चलो 5 मिनट समय है, फिर मैथ्स चालू करेंगे ना। आ जाओ बाहर से।